ये सरेंडर हुआ है और सबसे बड़ा सरेंडर इसे माना जा रहा है। आप तो कल ग्राउंड पर थे, ग्राउंड पे आपने क्या कुछ देखा भैया का? मैंने उनसे पूछा ये समर्पण है, तो उन्होंने कहा हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम हथियार बंद आंदोलन को विराम दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था हिड़मा, हालांकि कल रुपेश ने भी बताया कि अभी भी कुछ उनके साथी हैं जो तैयार नहीं आने को, और वो अभी भी माड़ में हैं। भैया वो जब हथियार डाल के आ रहे थे, उनके मन में कोई डर तो नहीं था कि अब वो मारे जाएंगे ऐसे? तो बसवराजू ने पहला पत्र लिखा था अभय के नाम से कि शांति वार्ता होनी चाहिए सरकार के साथ। तो रानू भैया ही वो व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे और उनसे बातचीत की। और जब तक समाज में ऊंच नीच नहीं खत्म होगी तब तक विद्रोह और विरोध खत्म नहीं हो सकता। रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है। जब हम लोग जगदलपुर में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर दिखा रहे हैं, तो नक्सल सरेंडर जब दिखा रहे हैं तो रानू भैया से बात ना करें और रानू भैया से ना समझे तो पूरी बात हो नहीं पाएगी, पूरी कहानी मैं समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए विकास तिवारी रानू भैया से हम बातचीत कर लेते हैं। भैया ये सरेंडर हुआ है और सबसे बड़ा सरेंडर इसे माना जा रहा है। आप तो कल ग्राउंड पर थे, ग्राउंड पे आपने क्या कुछ देखा भैया का? देखो, ग्राउंड पे बहुत अचंभित करने वाली तस्वीर थी। लगभग 150 की संख्या में माओवादी वर्दी में अपने हथियार के साथ, और उनके बीच में क्या हुआ था, माओवादियों का ऐसा मानना था कि वो अपनी सरेंडर से पहले अपनी बात रखना चाहते थे बस्तर टॉकीज के माध्यम से, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरी बात की सरकार बोल रही है कि बड़ा समर्पण है, बड़ा समर्पण है, लेकिन इन सारे माओवादियों के जो शीर्ष नेता जो साथ में आए, रुपेश, देखिए सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा ये समर्पण है, तो उन्होंने कहा हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम हथियार बंद आंदोलन को विराम दे रहे हैं और ये हथियार हम सरकार को सौंप रहे हैं। हम अभी भी जनता के लिए ही लड़ेंगे, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रहकर, जो सरकार का जो संविधान है। और मैंने ये भी पूछा कि क्या आपको संविधान में भरोसा है अब? तो उन्होंने कहा कि संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता है, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। बहुत सारे कानून हैं, उसमें भी संविधान, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसके लिए लड़ेंगे। अभी भी हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के बीच जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो सरकार बता रही है बड़ा समर्पण है, माओवादियों को लग रहा है कि वो समर्पण, क्योंकि इसमें से एक भी माओवादी, इनकी शर्त है कि ये डीआरजी में नहीं जाएंगे कोई भी। इनका कहना है कि अब हम हथियार ही नहीं उठाएंगे, न सरकार के खिलाफ न सरकार के साथ, और हम जनता के साथ निहत्थे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। जो भी चीज़ें होंगी, जिस तरह से काम जनता की जो हक जो होता है, जो अधिकार, उस तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ है कि सरकार समर्पण बता रही है, माओवादी इसको अपना समर्पण नहीं मान रहे। हालांकि ये भी बात है कि उनके आ जाने के बाद तो अब सरकार जो भी करे, अगर आप रुपेश की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो मंच पर आने के लिए तैयार नहीं था। पहले उसके हाथ में जब संविधान की एक प्रति दी गई तो उसने लिया भी नहीं, और वो ये सब चीज़ों को नहीं पसंद कर रहा था। क्योंकि अब लेकिन आ चुका है तो अब उसके हिसाब से तो कुछ होना नहीं है, जो भी होगा वो उनके हिसाब से होगा, पुलिस के और सरकार के हिसाब से। तो लेकिन जो भी हो, माओवादियों के लिए एक बड़ा नुकसान है, वैचारिक तौर पर बड़ा नुकसान। लगातार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उनके पोलित ब्यूरो आ गए, वो पोलित ब्यूरो जो अभी सबसे शीर्ष नेता रहे, अगर वो नहीं आते, सारी चीज़ें ठीक होती तो संभवतः प्रयास ये था कि शायद वो अगले महासचिव बनाए जा सकते थे। और कई बार ऐसा लगता है कि सरकार दावा कर रही कि माओवाद खत्म होने की कगार पर है, महासचिव मारा गया तब तो ख़त्म ही हो जाएगा। इसके पहले 1970 में भी पार्टी बहुत बुरी स्थिति में थी। जौहर इनके महासचिव हुआ करते थे, उनको मार गिराया गया था। उसके बाद भी माओवाद अपने फिर से इतने बड़े रूप में आया, अब फिर खत्म होने के कगार पे। माओवादियों के बहुत सारे सरेंडर जो नेता हैं, मैंने उनसे कई बार बात की तो कि क्या माओवाद खत्म होगा, तो उन्होंने एक लाइन में इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि जब तक समाज में ऊंच नीच नहीं खत्म होगी तब तक विद्रोह और विरोध खत्म नहीं हो सकता। रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन विरोध और विद्रोह कभी हर बार अलग अलग रूप में आए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, अभी मौजूदा स्थिति में माओवादियों को भौगोलिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। उनके पास अब कोई टेरेन नहीं बचा जहां वो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकें। माओवादियों के पास संगठन का नुकसान हुआ है। बहुत सारे माओवादी सरकारी रिकॉर्ड में 1600 तो अब तक सरेंडर कर चुके हैं, अभी के आंकड़े को छोड़कर। लगभग 470 या 20 के आसपास माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें उनके नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के सीसी मेंबर DKZC, और लगभग 2000 के आसपास माओवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें छोटे बड़े स्तर के छोटे स्तर के ज़्यादा हैं। उनमें संगठन तौर पर, वैचारिक तौर पर
और भौगोलिक तौर पर लगातार नुकसान तो हुआ है। ये इस सरेंडर के बाद में कहा जा रहा है कि बस्तर डिवीजन में नक्सलवाद का समाप्ति है, कौन बोल रही है? सरकार कह रही है। सरकार कहाँ है बयान? बस्तर डिवीजन में? हाँ। बस्तर डिवीजन नहीं है, वो मान रही है उत्तर बस्तर। मार डिवीजन बोले। हाँ, मार डिवीजन में उत्तर बस्तर में जैसे समाप्ति मान रही। हालांकि कल रुपेश ने भी बताया कि अभी भी कुछ उनके साथी हैं जो तैयार नहीं आने को, हाँ। और वो अभी भी माड़ में हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जो माओवादी हैं वो नहीं आए कल, हाँ। उन्होंने समर्पण नहीं किया। उस इलाके में अभी भी आपके लिए चुनौती है महाराष्ट्र। हालांकि गढ़चिरौली में भी सारे लोग सरेंडर कर चुके, तो फिर दक्षिण बस्तर में है और पूरी तरह से खत्म हो गया तो नहीं, लेकिन कुछ हैं, जब वो आ जाएंगे तो मान लिया जाएगा। लेकिन ये कि वो कुछ करने के लायक अभी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था हिड़मा, उसका क्या हिड़मा होगा? अभी तैयार नहीं है समर्पण को लेकर। वो तेलंगाना के वो माओवादी जैसे जगन देव जी, दामोदर जैसे जो है बड़े नेता, इनके साथ में है और लड़ने के फिराक में। उसका कहना है मनीष कुंजाम जी जो आदिवासियों के नेता हैं, उनसे हिड़मा ने, देवा एर्रा ने, जो बटालियन हेड है, उन्होंने कहा था कि हम अकेले भी बचेंगे तो हम लड़ेंगे। तो अभी वो सरेंडर के मूड में नहीं है। पता नहीं, हो सकता है उनका विचार बदले तो, क्योंकि कल रुपेश ने भी अपना एक अपील बयान जो बस्तर ऑफिस के माध्यम से रखा, उसमें उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए सभी को विचार करना चाहिए। तो जिन लोगों के मन में सवाल है कि अब जो हिड़मा है वो कब सरेंडर करेगा? नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा वक्त कि ही सरेंडर करेगा कि गिरफ्तार हो जाएगा या मुठभेड़ में कहीं मारा जाएगा। सारे सवालों के जवाब सिर्फ समय है, और उस समय का जिसके भी मन में जवाब सवाल है उसको इंतजार करना पड़ेगा। हर कोई, पुलिस के अधिकारी हो या खुद हिड़मा के साथ की बटालियन हो, वो भी सोच रही है कि हिड़मा के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो हिड़मा ही जानता है। भैया एक और सवाल है, आप वहाँ गए हुए थे और बहुत कम पत्रकार है वहाँ पहुँच पाए थे, आपने लंबी बातचीत की और उस बातचीत के दौरान में, क्योंकि इंद्रावती नदी को पार करके उनको आना था, तो कितने दिन लगे होंगे भैया ये सरेंडर को पूरे करने में और जगदलपुर पहुँचने में उन लोगों को? दिन नहीं, एक ही दिन लगे, कुछ ही घंटे लगे। इंद्रावती नदी के इस पार आए, हाँ। यहाँ बस लगी हुई थी, बैठे और जगदलपुर आ गए, हाँ। तो कुछ ही घंटे लगे। ये माहौल बनाने में बहुत समय लगा उनको, माओवादियों को, क्योंकि बसव राजू जब जिंदा थे उसके पहले से इस बात पे बसव राजू ने पहला पत्र लिखा था अभय के नाम से कि शांति वार्ता होनी चाहिए सरकार के साथ। फिर बसव राजू मर गए, उसके बाद इस जिम्मे को वेणुगोपाल ने लिया और उन्होंने लगातार शांति वार्ता को लेकर लिखा। फिर उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अब सशस्त्र संघर्ष का विराम होना चाहिए, और फिर उनके खिलाफ में उनके पार्टी के लोग आ गए। तो ये इस पे वक्त लगा, ये माहौल तैयार होने में, और इन लोगों को अपने आप को मेंटली। अब कल भी मैं देख रहा था कि माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, ये इसलिए सुखद है, मैं बहुत खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि बेवजह किसी का मारा जाना ये दुखदाई होता है। वो भी उस समाज के लिए मारा जाना जो निर्दयी है, उस समाज के लिए आत्महत्या कर लेना जिसको कोई मतलब नहीं। किसी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि हमारा समाज उस समय से निर्दयी है जब हमारा देश एकजुट था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की जब उन्होंने खुद को गोली मारी थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनके विरोध में, तब हमारे समाज ने उनकी माँ को एक रोटी नहीं दिया था। तो हमारा समाज उस समय से निर्दयी है, और उस निर्दयी समाज के लिए इस तरह से अगर मारे जाते हैं तो उनका जिंदा लौट आना ये सुखद कि हो सकता है कि आप अब तक भरम में थे। भैया वो जब हथियार डाल के आ रहे थे उनके मन में कोई डर तो नहीं था कि अब वो मारे जाएंगे इस टाइप? नहीं, कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था। बल्कि एक वीडियो है जिसमें एक डीवीसी मेंबर बोल रहा है कि उससे एक माओवादी ने कहा मैं साथ में पैदल चल रहा था, मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया कि उस नदी के दूसरे तरफ फोर्स खड़ी है, तो उसने कहा कि हमको क्या डर है, हमारे साथ विकास तिवारी है। क्या बात है। मतलब इतना विश्वास है बस्तर टॉकीज को लेकर? बस्तर टॉकीज को लेकर बस्तर के आदिवासियों को विश्वास है, माओवादियों को भी बस्तर टॉकीज पे भरोसा है। भरोसा इस बात का है कि उनको वो मानते हैं कि कई बार उनके खिलाफ में भी चीज़ें जाती हैं, लेकिन बात वही आती जो है। पुलिस को लगता है कि माओवादियों के पक्ष में रिपोर्ट होती है, लेकिन माओवादियों को पता है कि उनके खिलाफत में भी रिपोर्ट होती है। रिपोर्टिंग में वही बातें आती हैं जो है वास्तविकता में, फिर चाहे माओवादियों के खिलाफ में हो या पुलिस के खिलाफ में हो या सरकार के खिलाफ में, और बुरा उसी को लगता है जिसको बोला जाए। तो हम रानू भैया से बातचीत कर रहे थे और रानू भैया वहाँ ग्राउंड पर चीज़ों को देखे हैं
जब बस्तर में बीजापुर में 150 नक्सली सरेंडर करने वाले थे, तो रानू भैया ही वो व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे और उनसे बातचीत की, और बातचीत के बाद वो तैयार हो पाए कि हम यहाँ तक आएँ। तो इसीलिए हम रानू भैया से बातचीत किए, रानू भैया ने पूरी चीज़ें बताई। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो वो सवाल भी हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।